आज है रक्षाबंधन और एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि लड़कियों को रक्षा चाहिए किससे? यार मुझे लगता है कि लड़कियों को हर जगह पे, मतलब चाहे वो आपका घर है, ऑफिस है, रास्ता है, हर जगह हमें रक्षा की ज़रूरत है। एंड इट्स सो सैड कि मतलब इतने साल हो गए हैं, हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां जो हैं उनको फिर भी ज़रूरत है कि कोई मर्द आए और हमारी रक्षा करे। और ये भी है ना कि तुमने बस का तो टिकट फ्री कर दिया, तुमने कोई सिलेंडर में तुमने छूट दे दी, पर ये सब की जगह अगर औरतों को थोड़ी सेफ्टी मिले, इतना कॉन्फिडेंस मिले कि वो कहीं भी कभी भी जा सकती हैं, ये होगी असली हेल्प करना किसी औरत की, मुझे लगता है। क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट है भाई बहन का, मुझे नहीं लगता भाई हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बहनें ही प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। भाई कोई तो कांड करके आ गए हैं, कुछ तो लड़ाई वड़ाई करके आ गए हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं नहीं पापा इसने ऐसे नहीं किया, ये नादान है, बच्चा है। और लेकिन अगर भाइयों की मैं बात करूँ ना, तो घर का जो लड़का है जब वो छोटा होता है तो उसे थोड़ा ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब फिर चाहे वो आपसे कितना ही छोटा क्यों ना हो, घर वाले ना उसे उस मतलब उस स्टेज पे रखना शुरू कर देते हैं कि तुमने अपनी बहन की रक्षा करनी है। तो मतलब वो खुद डालते हैं उनके दिमाग में। हाँ, ये प्रेशर भी है ऑल्दो मुझे लगता है लड़कों के मन में कि उन्हें ये रक्षा करनी है। और उधर से ही मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो आदमियों का ईगो है ना कि मेरे अंदर पावर है प्रोटेक्ट करने की अपनी बहन को, मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा भी जागने लगता है। हाँ। कि जब तुम बचपन से ही कंडीशन हो रहे हो कि तुम्हें रक्षा करनी है, क्यों करनी है रक्षा यार? बिल्कुल यार। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना जब आप ये भी डाल देते हो ना कि मुझे रक्षा करनी है, रक्षा करनी है, तो कई लोग तो हैं जो इसे पॉजिटिवली देख रहे हैं कि हाँ मतलब लड़कियों को ज़रूरत है, लेकिन कई लोग इस चीज़ का दूसरा जो मतलब है वो भी निकाल देते हैं कि इसको मेरी ज़रूरत है ना, अगर इसकी रक्षा मेरे हाथ में है तो जो इसकी मतलब जो अगर इसको नुकसान पहुंचाना है वो भी मेरे हाथ में है ना, कि मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, मैं इसकी रक्षा भी कर सकता हूँ और मैं इसे एक्सप्लॉइट भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ तो है। और ये भी है ना कि रक्षा कम्स इन फॉर्म्स ऑफ के ये मत पहन के जाओ, और उनको लगता है कि यार मैं तो इसकी इतनी चिंता करता हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये मत बाहर पहन के जाओ। पर अगर यही सेम चीज़ हम अपने लड़कों को समझाने लगे कि भाई तुम मत जाओ रात को 7 बजे के बाद बाहर, तुम मत देखो किसी औरत को रात के 7 बजे के बाहर, तो कितनी ईजी हो जाएगी लाइफ, ईजी हो जाएगी। मुझे लगता है एक बहुत पहले एक ट्रेंड भी चला था जब लोगों ने औरतों से पूछा कि अगर आदमी घर के अंदर बैठे हों तो औरतें क्या करेंगी रात को, तो उन्होंने बोला बस मैं घूमूंगी, मैं बस चलना चाहूंगी, स्ट्रीट पे चलना ही चाहूंगी, वॉक करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जिसका मुझे लगता है औरत को पता ही नहीं है कि ये कैसा लगता होगा कि बाहर जाना और डर ना फील करना, या बाहर जाना बिना दुपट्टा लिए या फुली कवर्ड हुए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनना बाहर जाके। और मुझे लगता है कि ये जो दुनिया है ये हमेशा ना इजी ऑप्शन चूज करती है। मतलब ये कितना इजी है ना लड़कियों को बोल देना कि तुम अपने कपड़े ढंग से रखो, है ना, रादर देन अपने लड़कों को ये समझाना कि लड़की ने चाहे जैसे मर्जी कपड़े पहने हैं, वो अधिकार मतलब वो तुम्हें वो नहीं दे रही है, एक राइट नहीं दे रही है टू एक्सप्लॉइट हर और टू से एनीथिंग टू हर, या कुछ भी उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का ये नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि लोग हमेशा इजी ऑप्शन ही चूज करते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके घर में लड़का भी है लड़की भी है, लेकिन वो ना हमेशा यही बोलते हैं लड़की तुम अच्छे कपड़े पहन के निकलो, तुम फालतू की बहस मत करना लड़कों से अगर वो तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि चुपचाप निकल जाओ, इग्नोर करो। हाँ, लड़कों के अंदर गुस्सा बहुत होता है, कुछ ज्यादा बहस नहीं करना, तुम घर आ जाओ, और लड़के तो होते ही ऐसे हैं। ये जो लाइन है ना ये बड़ी मजाकिया तरीके से बोली जाती है कि अरे यार लड़के तो होते ही ऐसे हैं, तुम्हें पता ही है लड़के तो ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं। तो ये जो चीज़ हमने इतनी नॉर्मलाइज की हुई है ना, इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और जब मूवीज़ वो वाली मूवी आई थी राजी, उसमें विकी कौशल के कैरेक्टर को इतना बोला गया था कि वाओ दिस इज़ अ मैन रिटन बाय अ वुमन। मुझे लगता है इवन व्हेन आपके घर पर एक बहन हो तो आपकी अलग टाइप की ही मतलब परवरिश होती है, उसमें आपको पता होता है कि यार कितना सेंसिटिव रहना है, कितना नहीं रहना। वेयरएज 2 बॉयज, मुझे लगता है 2 बॉयज में भी, क्योंकि लड़के जो होते हैं इतने क्लोज होते हैं अपनी मम्मी से, वो थोड़ा रिस्पेक्ट तो उधर मतलब सीख लेते हैं कैसे रिस्पेक्ट करना है कैसे नहीं करना। बट मुझे लगता है जब एक बहन हो घर पे, एक बड़ी बहन हो घर पे, तो बहुत अच्छा
परवरिश होती है एक लड़की हाँ, की। लेकिन पता है ऐसी कुछ केसेस में ना मैंने देखा हुआ है कि जब बड़ी बहन होती है ना तो ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों को पालने के तरीके में। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, दे आर वेरी बायस्ड टुवर्ड्स देयर सन। अगर मैं बिल्कुल टिपिकल इंडियन फैमिलीज़ की बात करूँ, और स्पेशली अगर लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, मतलब कि वो कहते हैं ना कि बहुत ही मिन्नतों के बाद हमने इस लड़के को लिया है, तो लड़के को सारी आज़ादी होती है टू डू एनीथिंग दैट ही वांट्स टू डू। अगर उसे अपनी मर्जी का स्कूल चूज़ करना है, कॉलेज चूज़ करना है, देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यही बोला जाएगा कि मतलब ऐसी है ना, चलो लड़का है कोई नहीं, टाइम से घर आ जाना, टाइम से घर आ जाना। लेकिन अगर लड़की ऐसे करती है तो मतलब उसको वो मतलब एक तो होता है ना कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसे इफेक्ट करेंगे, लेकिन उसे घर में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसी इफेक्ट करने लग जाती हैं। तो मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन से बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि इतनी कम लड़कियां इसलिए हैं इस प्रोफेशन के अंदर क्योंकि जो स्टैंड अप शोज होते हैं वो यूजुअली रात में होते हैं और बहुत सारी लड़कियां अलाउड ही नहीं होती कि वो जाके बाहर कुछ परफॉर्मेंस करें। तो ऐसा मुझे लगता है बहुत करियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑफिस में इतने ज़्यादा फीमेल कैमरा पर्सन हैं या फीमेल एडिटर्स हैं, तो मुझे लगता है कुछ प्रोफेशंस जो हैं वो तो हट ही जाते हैं आपके जेंडर की वजह से कि आप क्यों, आपको कैमरा पर्सन बनना है, आपको क्यों बाहर के शूट पे जाना है, क्यों इतना आपको हैवी इक्विपमेंट उठाना है। हाँ, और यार मतलब इट हैज़ समथिंग रिलेटेड विद द सेफ्टी इशू ओनली, क्योंकि ये बोला जाता है कि मतलब अब वो होता है ना कि लड़कियां खुद भी फिर पीछे हो जाती हैं, क्योंकि सपोज करो कि किसी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं करूँगी, मैं नाइट ड्यूटी पे जाऊँगी, एंड देन वी सी थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस, जो कि हमारे देश में अभी हुआ है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी चीज़ें हुई हैं कि मतलब अगर आप इतनी सेफ जगह पे हो, आप अपने वर्क प्लेस पर हो, अगर वो भी आपके लिए सेफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक और वो मिल जाता है कि हाँ देखा इस वजह से हम तुम्हें कहते थे कि नहीं और जाना तभी है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे ही नहीं, क्योंकि पहला रिएक्शन तो उनके पेरेंट्स का ये होगा ना, तो फिर तुम घर पे बैठ जाओ, सेफ नहीं है तुम्हारा। एंड ऑफ कोर्स वो एक अच्छे उससे बोल रहे होंगे कि वो नहीं चाहते कि उनकी जो लड़की है वो बाहर अनसेफ फील करे, तो तुम घर पे बैठ जाओ। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हमें जाके लड़कों को ये समझाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से वो अनसेफ फील करे, तुम्हारी वजह से वो रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। बिल्कुल यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने बचपन से सुना है कि अंधेरा पड़ने से पहले घर वापस आ जाना है ना, ऐसे कपड़े मत पहनो, लेकिन क्या कभी हमने इसको इतनी डीप थॉट दी है कि किसका डर है, मतलब हम लड़कियों को किससे रक्षा, मतलब किससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर हम ये डिकोड कर लें कि यार ये एक सेक्शन है बस एक सोसाइटी की जिनसे हम इतना डर रहे हैं, ये कोई जानवर नहीं है यार, ये तो वही लोग हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, है ना। यार उनका बिहेवियर तो बिल्कुल जानवरों जैसा नहीं है। जैसे जो आरजे मेडिकल कॉलेज में हुआ, किसको पता था कि एक लड़की जो यार 36 आवर्स काम कर रही है वो रेस्ट करने आ रही है एक सेमिनार रूम में अपनी वर्क प्लेस पे, और उसके साथ ये हो जाएगा कि उसका रेप होगा, उसका मर्डर होगा। एंड जस्ट इमेजिन, मतलब वी बीइंग अ गर्ल, हमें पता है कि हम लोग जहाँ पे हमारा कंफर्ट होगा हम वहीं पे रेस्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग जैसे बहुत कम लड़कियाँ होती होंगी ऐसे जो रेलवे स्टेशन पे सो सकती होंगी या तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सो सकती होंगी। वी कांट डू दैट, क्योंकि हमेशा ना वो एक मतलब हमें केयरफुल रहना होता है कि कोई हमें मतलब ऐसे गलत तरीके से टच ना कर दे या कुछ है, तो हम कंफर्ट जहाँ पे हमें मिलेगा हम वहीं पे ये सोच सकते हैं कि यार हम चलो अब आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और यार वर्क प्लेस जहाँ पर वो इतनी देर ड्यूटी कर रही है, तो आई एम श्योर कि वो यही आया होगा ड्यूटी माइंड किसके लिए कर रही है, अपने लिए तो नहीं कर रही यार। 36 आवर्स तुम पेशेंट्स को सर्व कर रहे हो, सोचो तुम दूसरों की जान बचा रहे हो ओनली टू सी के 36 आवर्स बाद तुम्हारे साथ ये होता है। बिल्कुल। और मतलब वो कहते हैं ना कि देर रात में हमें मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि भूत मिल जाए तो अच्छा है ना, भूत मिल जाए फिर हमें कम डर लगेगा, लेकिन एक आदमी जो गंदी नीयत वाला है वो मिल जाए तो भाई साहब उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो मतलब ये जो डर है अगर हम इसे बिल्कुल ऐसे डीप लेवल तक जाके देखें ना, तो यार बस मतलब एक पर्टिकुलर सेक्स है जिससे हमें डर लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार वर्क प्लेस में यूजुअली ये तो रेप एंड मर्डर है, बट इतने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होती है, इतने टाइप से लड़कियों को जज करा जाता है जस्ट बिकॉज वो एग्जिस्ट कर रही है। मुझे लगता है कि एग्जिस्ट करने पर भी इतने लोग जज करते हैं उन्हें वर्क प्लेस पे। अच्छा कि इसके तो बहुत लड़के दोस्त हैं, ये किसके साथ लंच करने जा रही है, ये क्या कपड़े पहन के आई है ऑफिस। तो इतने ज़्यादा मुझे लगता है जजमेंट से एक तो लड़की गुजरती है, और दूसरा जब वो पॉश लगाती है,
जब वो किसी पे जो HR पॉलिसी होती है पॉश लगाने की, आपके साथ कुछ हैरेसमेंट हुई हो, उसमें कितनी बार होता है यार कि लड़की को एक्चुअली जस्टिस मिली होती है। बिल्कुल। और पता है सबसे पहले होता क्या है कि मतलब मुझे लगता था कि ये बहुत पुरानी बातें हैं कि क्या पहना था तुमने, है ना, किसकी गलती थी, जिसके आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी आप लोग सोशल मीडिया पे एंजॉय करते होंगे कि गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था। लेकिन आज के टाइम पे भी जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि क्या पहना था, कि लड़की ने क्या पहना था, क्या लड़की ने रिवीलिंग क्लोथ्स पहने थे। और ये कितना ओपन में हम बात कर चुके हैं कि लड़की ने कुछ भी पहना हो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो छोटी बच्ची भी हो सकती है, 6 महीने की बच्ची हो सकती है, उसके साथ भी हो सकता है। और फिर भी हर बार जब कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है सबसे पहले होता है यार तुम लेट नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हो, तुमने पहना क्या था, तुम क्यों अरेस्ट कर रही थी उधर, तुम घर क्यों नहीं गई। तो ये सारे क्वेश्चंस पे तुम लड़की को ही ब्लेम कर रहे हो। और मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है हम यहाँ पे कोई यंग लड़की के साथ ऐसा होता तो ये पूछ लेते हैं, एक 80 साल की बुढ़िया ने ऐसा क्या पहना होगा, एक 80 साल की बूढ़ी औरत ने क्या ही ऐसे क्लोथ्स पहन लिए होंगे कि जिसको देखकर मतलब इंसान की हैवानियत इतनी बाहर आ गई कि आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हो। सो आई थिंक कि यू नो वही बात आ जाती है ना कि जो आसान चीज़ है कि ठीक है कपड़े ऐसे पहन लो, लेकिन गारंटी कहाँ है, गारंटी तो नहीं है कि अगर ये कर भी लेंगे। गारंटी ये कोई किसी को आप बोलो कि अगर मैं सही कपड़े पहन लूंगी तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा इसकी गारंटी कौन लेगा। और पता है एक और चीज़ होती है, लड़के हमेशा बोलते हैं ना #not all men, है ना, #not all men। लेकिन यार ये कैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो पाएगा कि ये नहीं या ये, क्योंकि इतने केसेस हम हर रोज़ सुनते हैं, इतने केसेस सुनते हैं कि घर पे भी अगर एक लड़की सेफ नहीं है, जस्ट इमेजिन अगर उसके घर पे भी उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, वो रास्ते में जा रही है या क्या है, तो मुझे लगता है कि वो हो जाता है ना कि ट्रस्ट इश्यूज तो वो है ही। तो ये नॉट ऑल मैन, मुझे लगता है कि ये चलेगा नहीं। नॉट ऑल मैन ही मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शंस बहुत कम है। वो रेशियो जो है जिसमें अच्छे मर्द हैं जो जिनके साथ आप सेफ फील करते हो वो बहुत ही कम है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन, मुझे लगता है आप 100 बार सोचोगे किसी आदमी से दोस्ती करने से। बिल्कुल। और पता है यहाँ पे ना एजुकेशन का भी कुछ लेना देना है नहीं। मैंने एक चीज़ देखी है कि आप अगर ये बोल दो कि सिर्फ जो पढ़े लिखे मर्द हैं या पढ़े लिखे आदमी हैं उनको इतनी समझ है कि किसी लड़की को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वी हैव सीन कि बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं, लाइक स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी टीचर्स कभी कभार मोलेस्ट कर देते हैं। वर्क प्लेस में हम देखते हैं कि सो मेनी एजुकेटेड पीपल, इतना एक ऐसा चंक है जो कि अपने आप को खुद को वोक बोलता है, लेकिन फिर भी जब वो एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर आप मुझे बताओ ना कि कहाँ पे आया ये नॉट ऑल मैन। मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों की फैंटेसी बन गई है। अगर आप पॉर्न इंडस्ट्री में देखो, ये टीचर स्टूडेंट, भाभी देवर, ये ऐसी कैटेगरीज किसने बनाई हैं? ये लोग फैंटेसाइज करने लगे हैं ये वाली सिचुएशंस का। बॉस सेक्रेटरी, ये किसने बोला कि भाई तुमने उसको मतलब करप्ट ही कर दिया उसको, एंड वो पूरा स्टीरियोटाइप ही बन गया है कि अगर भाभी देवर है तो अच्छा कुछ चल रहा होगा, बॉस सेक्रेटरी है तो कुछ चल रहा होगा। और इसमें हम, मुझे लगता है लड़के फैंटेसाइज ही कर रहे होंगे इस बात को, तभी ये बन रहा है, इतना बन रहा है। और पता है ये जैसे तुमने बात की कि पॉर्न इंडस्ट्री, इसमें तुम जितनी भी टाइप्स देखोगे ना, इट इज़ मोस्टली डोमिनेटेड बाय मेन। ऐसा तो होता ही है। और कितनी कितनी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसको कहा जाता है कि इसकी वजह से लोगों के दिमाग में अफेक्ट होता है और जिसकी वजह से वो लोग ऐसे क्राइम करते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये कोई एक रीज़न नहीं है, आप इसे एक जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ मैंने वहाँ पे देखा था ऐसा होता है। लेकिन जो लोग होते हैं जो इस मेंटालिटी के होते हैं, साइको होते हैं, उनको तो यार फ़र्क पड़ेगा ही जब वो ऐसा कोई कंटेंट कंज्यूम करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं या जिस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं उसे थोड़ा और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे और वो लोगों को और सजेशन में शो होगा और वो लोगों के मेंटालिटी पे भी असर डालेगा। जैसे प्यार का पंचनामा थी, लोगों ने उसे बहुत प्रॉब्लमैटिक बोला, फिर भी पार्ट 2 बना और वो कल्ट बन गई। कबीर सिंह इतनी प्रॉब्लमैटिक पिक्चर थी, फिर भी वो कल्ट बन गई। एनिमल कितनी प्रॉब्लमैटिक थी, फिर भी वो कल्ट बन गई। तुमने नोटिस किया कि कबीर सिंह में जो बिल्कुल स्टार्टिंग सीन होता है उसे कितना नॉर्मलाइज किया था, जिसमें वो जबरदस्ती कर रहा है अपनी कॉलीग के साथ ही आई गेस, और वो भी मेडिकल स्टूडेंट ही होता है, किसी हॉस्पिटल में ही होता है। जब उसे
कुछ इच्छा हो रही होती है करने की एंड वो जल्दी जल्दी वो उनके साथ ज़बरदस्ती करता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपने कितना नॉर्मलाइज कर दिया और कितने ऐसे तरीके से पेश कर दिया कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, नॉर्मलाइज कर दिया और तुमने शाहिद कपूर के कैरेक्टर को हीरो बना दिया। हाँ। कि वो वड़ा वाव बज रहा है उसमें, लोगों को इतना माचो फील हो रहा है वो करके। तो और लोग कहते हैं यार कि ये सिनेमा एक मूवी तो है, ये सिनेमा ही तो है, इससे क्यों इंस्पायर होंगे लोग। बट क्यों नहीं इंस्पायर होंगे जब वो आपको हीरो इमेज बना दिया आपने ऐसे इंसान की जो जबरदस्ती करता है, तो क्यों नहीं लोग इंस्पायर होंगे। स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे मतलब आप हेयर स्टाइल भी हीरो को देख के उससे इंस्पिरेशन लेकर आप कर रहे हो, आप उसके कपड़े देखकर खुद के कपड़े डिजाइन कर रहे हो, उस तरीके से स्टाइलिंग भी आपकी चेंज हो जाती है। तो मेंटालिटी क्यों नहीं होगी? टेल मी वन रीजन कि आप कैसे इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हो कि ठीक है यार ये तो इट्स जस्ट अ पिक्चर, इट्स नॉट अ पिक्चर यार। उससे कितने लोग हैं जो कि मतलब वेले हैं बेसिकली, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो वो तो यार यही चीज़ से इंस्पिरेशन लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कोई क्राइम हुआ, कोई हीनियस क्राइम हुआ, कोई रेप हुआ, कोई मर्डर हुआ, लोगों को तो तभी डर लगेगा ना जब इंस्टेंट उस पे एक्शन लिया जाएगा। निर्भया वाला केस भी कितना खींचता गया। ये आरजी मेडिकल कॉलेज वाला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया, पर अभी तक हम क्यों नहीं कोई एक्शन ले पाए हैं। और अगेन बात यही आती है ना कि क्वेश्चन, मतलब आप जस्ट इमेजिन एक लड़की के साथ इतना गलत काम हुआ है, मतलब आई थिंक कि ये ना आप मतलब इंसान हैवानियत की सारी हदें पार कर दी व्हेन यू हैव डन दिस थिंग टू अ गर्ल, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी फैमिली को समझाने की बजाय कि ये, और मतलब बेसिकली जो उसकी फैमिली थी वो डिजर्व करती थी टू नो द ट्रूथ, लेकिन फिर भी इस चीज़ को कितना मैनिपुलेट किया गया कि ये सुसाइड है, ये लड़की साइको थी, लड़की के ऊपर यार इतने ज़्यादा आप मतलब एलिगेशंस लगा रहे हो। तो दिस शोज़ कि वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। हम ये लड़की वाली तो आप एंगल ही भूल जाओ, यहाँ पे कोई इंसान मर गया है, उसके साथ इतना गलत चीज़ हुआ, लेकिन फिर भी आप अभी ये रीज़न ढूंढ रहे हो कि कैसे हम यहाँ से बच पाए। तो और कि क्यों हुआ होगा, वो क्यों काम कर रही थी इतनी लेट, ये सब रीजंस देने की जगह अगर एकदम एक्शन लिया जाए, मुझे लगा थोड़ा तो डर बढ़ेगा लोगों में कि थोड़ा तो ये होगा कि यार ये गलत चीज़ है। जब आप डिले करते रहोगे जस्टिस को, तो लोगों को भी क्यों फर्क पड़ेगा कि क्यों ना करें वो वापस। एंड आई थिंक कि ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि जब एक इंसान के अंदर जब एक डर नहीं रहता ना, तो मुझे लगता है कि फिर उसके पास पूरा मतलब वो पूरा खुली आज़ादी है कि ही कैन डू एनीथिंग। और मुझे लगता है कि जो ऐसी मेंटालिटी के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये जो लोग होते हैं दे कम फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, और क्या नहीं किसी हो की तो सकता है सपोर्ट इंडिया होती से पैसों से। इंडिया में कुछ भी हो सकता है यार, पैसे हो तो। और मतलब ये केस तो देखो बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतना लाइमलाइट में आया है, तो हो सकता है मतलब यहाँ पे चांसेस हैं, बहुत कम है लेकिन चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ तो जस्टिस मिलेगा विक्टिम को, उनकी फैमिली को। लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, और कितने ऐसे केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं हुए कभी। बिल्कुल, जिसको मतलब मम्मी पापा ने मना कर दिया कि मत करो रिपोर्ट, तुम्हारी बदनामी होगी। तो आधे केसेस तो मुझे लगता है जो फैमिलीज में भी होते हैं, मम्मियाँ बोल देती हैं यार मत करो, तुम्हारी रिश्तेदारी खराब होगी, हमारा क्यों तुम रिश्ते खराब कर रही हो। तो मुझे लगा इतने केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं पहली बात तो, और जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी जस्टिस तो डिले होती ही जा रही है, क्योंकि या तो वो अमीर इंसान है वो चुप करा सकता है सिस्टम को। पर ऐसे कैसे चलेगा कि अगर जस्टिस मिले ही ना बंदी को। और पता है ऐसी ना एक स्टडी हुई थी, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, उन्होंने एक स्टडी में ये जो है कंक्लूड किया था कि लड़कियां जो वर्क प्लेस में जिनके साथ ऐसा होता है, दे वुड रादर चूज टू लीव द कंपनी, कि अगर उनको ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें कंप्लेन करनी है या कंपनी छोड़नी है तो वो छोड़ ही देंगी। क्योंकि ऐसा होता है यार, कोई यहाँ पे ना मतलब बहुत ही मुझे लग रहा है इक्का दुक्का लोग होंगे जो ये समझेंगे कि हाँ तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन 98% लोग यही बोलेंगे कि तूने भी तो कोई हिंट दिया होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ ना कुछ तो तूने भी किया होगा, है ना, एक्शंस तेरे रहे होंगे। तो ये मेंटालिटी यार जब तक रहेगी तो मुझे लगता है तब तक तो लड़कियों को रक्षा की ज़रूरत है ही, तब तक तो हम वो कांच की गुड़िया रहेंगी जिसे है ना बिल्कुल ऐसे संभाल के रखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन इज दिस कि यार कब तक चलेगा? हम खुद को एक वोक सोसाइटी बोलते हैं, हम खुद को ऐसे बोलते हैं कि हमारे देश की लड़कियां आज़ाद हैं, पढ़ने जा रही हैं, लिखने जा रही हैं, लेकिन जब पढ़ लिख कर लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो माँ बाप बोलेंगे कि ठीक है यार इट्स बेटर कि इनको घर पे ही रखो।
और ये कौन सी सोसाइटी हम रेडी कर रहे हैं और यार, मुझे तो ये सच समझ नहीं में आता। यूजुअली जब जैसे लोग इंडिपेंडेंस डे विश करते हैं, मुझे बिल्कुल मन नहीं है किसी को इंडिपेंडेंस डे विश करने का। कोई कौन है इंडिपेंडेंट यहाँ? और पता है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ एक सेक्शन होगा जो ये बोलेगा कि ठीक है यार आज़ादी है, और हम एग्री करते हैं कि ठीक है आज से 10 साल पहले जो आज़ादी नहीं थी, है ना, अब हम सुधर रहे हैं और अब हम कोशिश कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने की। लेकिन जब कोई ऐसा केस आपकी आंखों के सामने आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि वो जो छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते हुए आए हैं ना, वो एकदम बिल्कुल नज़रअंदाज हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि ठीक है यार उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी आगे अगर हम आ भी गए। मुझे लगता है द रीज़न वाई ये वाला केस इतना एम्पलीफाई हो गया क्योंकि लोग सोशल मीडिया में बात करने लगे। हाँ। आलिया भट्ट ने पोस्ट डाला है इसके लिए, और जब इन्फ्लुएंशियल लोग ऐसे जब बात करने लगते हैं इस चीज़ के, तो लोगों को प्रेशर में आ जाता है कि यार बात करनी है, वरना तुम पैसे दे के कुछ भी चुप करा सकते हो, तुम किसी को भी चुप करा सकते हो। पर लाइक मुझे लगता है यही नीड ऑफ द आवर है कि आपको लग रहा होगा कि आपके सोशल मीडिया पे चलो 200 फॉलोअर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे लगता है जितना ज़्यादा लोग बात करें, जितने लोग अवेयरनेस स्प्रेड करें किसी भी इशू के बारे में, वो हेल्प ही करता है। लेकिन एक सवाल है कि अगर जस्ट इमेजिन कि तुम एक लड़का हो, ठीक है, और ठीक है प्रिविलेज तो होते ही हैं सारे लड़के, तो क्या एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से लड़कियों को सेफ्टी फील हो, लड़कियों को ये फील हो कि ठीक है यार हम खुश हैं, आज़ाद हैं? मुझे लगता है बहुत ही बड़ा काम है, पर सोच बदलनी चाहिए अपनी, कि अगर लड़के थोड़ी सी इतनी सी सोच बदल लें कि यार मैं क्यों देख रहा हूँ उस लड़की को रात में, अगर वो चल के जा रही है तो मैं क्यों उसको उसके कपड़ों के लिए जज कर रहा हूँ, मैं उसको क्यों जज कर रहा हूँ कि उसके कौन से दोस्त हैं। तो मुझे लगता है इट्स जस्ट सोच का, और मुझे लगता है वी आर वेरी फार फ्रॉम बहुत दूर है अभी हम, कि जहाँ चेंज आएगा और कोई कुछ भी करेगा। बट ऑल्सो दैट कम्स टू वर्क प्लेस पे, जैसे यार जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, वर्क प्लेस पे औरत और मर्द के बीच में क्या डिफरेंस है? यार मुझे लगता है कि सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है, जो हायरिंग का प्रोसेस होता है ना, इस चीज़ को अगेन बहुत नॉर्मलाइज किया गया है कि व्हाट आर द प्लान्स फॉर फ्यूचर, है ना, कि आप क्या आपने क्या सोचा है, शादी कब कर रही हो अगर लड़की अनमैरिड है, और अगर मैरिड है तो उससे यही पूछा जाता है कि फैमिली कब प्लान कर रहे हो। सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि वो कितना केयर करते हैं यार हमारे लिए, लेकिन अगर इसे डिकोड करो ना तो इसका आंसर यही निकलता है कि फिर अगर तुम ये स्टेप ले लोगी ना तो फिर तुम कंपनी के लिए यूजलेस हो। लेकिन जब लड़के हायर हो रहे होते हैं तब उनसे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी लड़के से ये सवाल करते हुए किसी एचआर को कि क्या सोचा है फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये सब कुछ। तो मुझे लगता है यहीं से डिफरेंस जो है ना वो फील होने लगता है। ये अपॉर्चुनिटी का ही है कि तुम लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी मटर्निटी लीव नहीं होगी, और उसके वो शादी करेगा तो वो इतनी छुट्टियां नहीं लेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट बहुत लोग बोलते हैं कि यार अगर आपकी फीमेल बॉस है तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए, और आपका मेल बॉस है तो वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेगा, वो ज़्यादा मतलब कम ड्रामा करेगा, जो मुझे लगता है बहुत गलत है क्योंकि मेरे आज तक सिर्फ फीमेल बॉसेस रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। ऑल्सो लड़कियों को खुद ही मुझे लगता है इनबिल्ट होती है उनकी मैनेजिंग स्किल्स, कि हर चीज़ को मैनेज करके रखना। एग्जैक्टली मतलब आई हैव वर्क विद मेल बॉसेस एज वेल एज विद फीमेल बॉसेस, और मेरा जो फीमेल बॉसेस के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। नंबर 1 पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैनेजर है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हेन यू आर मैनेजिंग द होल टीम, और अलग अलग मतलब यू नो फैमिली से आते हैं सारे लोग, तो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक बॉस के लिए, दैट इज़ EQ, दैट इज़ इमोशनल क्वोशिएंट। कि यार अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार ही हूँ, मुझे बाहर जाके गुलछर्रे नहीं उड़ाने, मैं सच में बीमार हूँ, विश्वास करो। करने लगते हो ना ज़्यादा, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि जब मेल बॉसेस के सामने ऐसे ऑप्शन आते हैं तो उनको ऐसे रीज़न आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो झूठ ही बोल रही होगी, वेयर एज जो फीमेल्स है ना उनको समझ में आ जाता है कि ठीक है यार वाकई में कोई बीमार भी हो सकता है, किसी की फैमिली में अर्जेंसी भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहानेबाजी होगी। सेकेंड पॉइंट मुझे ये लगता है कि जो मेल बॉसेस होते हैं जब वो गुस्सा करते हैं और वो एग्रेशन दिखाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम टीम को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप मैनेजर हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चिल्ला के ही काम हो सकता है। एक फीमेल बॉस जो है मैंने वो बहुत कम देखी है ऐसी, मतलब चिल्लाती हुई और ऐसे करके। मैंने तो हमेशा देखा है कि लड़कियों का मैनेज करने का तरीका ही बेटर होता है। और मुझे लगता है इट्स ईजियर फॉर
अ वुमन टू नो हर इमोशंस, कि अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है उसे गालियाँ देने की, जो मुझे लगता है मेल्स में नहीं है, क्योंकि मेल्स चाहते हैं कि मैं 100 लोगों के सामने उस बंदे को डांटूंगा तो लोग सोचेंगे वाह यार क्या मैनेजर है ये, और पता है इससे ऐसा कितना डरते हैं लोग। ऐसा होता भी है। लोग जो है मेल बॉसेस को फिर ज्यादा सीरियसली लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अच्छे से टीम मैनेज कर पाएंगे क्योंकि ये एग्रेसिव है। अगर लड़की एग्रेसिव हो जाएगी ना तो दैट टाइम ऑफ द मंथ यार इसके तो मूड स्विंग्स चल रहे होंगे। या शी इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। ये तो चुड़ैल है, ये तो है ही ऐसी, पता नहीं घर पे कलेश करके आई होगी, इसकी सास ने इसको कुछ बोल दिया होगा। जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, उनको ऐसा लगता है अच्छा ये चिल्ला रहा है, वाकई यार टीम काम नहीं करती, अच्छे से टीम को मैनेज कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस जो है ना बड़े छोटे छोटे से होते हैं। मुझे लगता है मेल बॉसेस ना थोड़ा ट्राई करते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ, कि मैं तुम्हारा, हम एक गैंग बनाते हैं अपना, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे कुछ भी आके कह सकते हो। और वो ज़्यादा मुझे लगता है टॉक्सिक हो जाता है जब आप अपनी बाउंड्रीज एक तो क्रॉस कर लो एज अ बॉस, कि तुम गंदे जोक्स भी मार रहे हो, तुम बिल्कुल लूज टॉक कर रहे हो अपनी टीम के साथ, और फिर तुम उन्हीं लोगों पे चिल्ला भी रहे हो। वेयर एज मुझे लगता है एक औरत को अपनी लिमिट पता होती है कि भाई इससे इतनी बात करनी है। और मुझे लगता है फीमेल बॉसेस से इसलिए लोगों की इतनी फटती है क्योंकि वो बिना कुछ बोले अपना काम करा सकती है। वो बिना कुछ बोले, क्योंकि उसकी इतनी पावर है उसकी लीडरशिप स्किल्स में, मुझे लगता है वो बहुत आसानी से अपना काम करा सकती है। बिल्कुल यार। और मुझे लगता है कि मोस्टली जितनी भी पॉलिसीज़ या अगर हम पॉश को भी ले लें जो कि वर्क प्लेस में होता है जिसकी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, ये पूरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। बहुत टाइम तक ना ये सिर्फ मुझे लगता है इट वाज रिटन बाय मेन ओनली, कि बोर्ड रूम था उसमें औरतों का से बहुत कम था, लेकिन फिर भी और मर्दों ने बना के ये लिख दिया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें किए जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी ये बहुत फ्लॉड है। अगर सपोज करो किसी वर्क प्लेस में ऐसा होता है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है एचआर, ठीक है, और आप एचआर के पास जाओगे, लेकिन इफ़ इट इज़ अगेंस्ट समवन जो इतना इन्फ्लुएंशियल है जिसको एचआर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। और मुझे लग रहा है कि वो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, हो सकता है वहीं से आपकी जो आपने सोचा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि वो आपको जजमेंट कुछ पास कर दें कि आपने ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकती हैं, और अगेन बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। टाइम तो लगेगा काफ़ी। जो विमेन स्टीरियोटाइप्स होते हैं एट वर्क और मेन स्टीरियोटाइप्स होते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही डिफरेंट है आज के ज़माने में। प्लस वो ही डिक्टेट करती है कि तुम्हारी पे पैरिटी कितनी होगी, क्योंकि सेम जॉब के लिए हो सकता है आदमियों को ज़्यादा पैसा मिल रहे हो जिसमें औरतों को कम मिल रहे हो, डिस्पाइट कि औरत और आदमी सेम काम कर रहे हो या फिर औरत बेटर काम कर रही हो। और पता है अगर इन सम सिचुएशंस ऐसा हो भी जाता है ना कि लड़की को ज़्यादा मिल रही है, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि शी डिजर्व्ड इट, या ये नहीं, ये उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे कि उसने कितना काम किया। हमेशा असम्पशंस आएंगे कि इसने तो इम्प्रेस कर दिया बॉस को, इसका तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, इसने तो पक्का बड़े अच्छे से खुश रखा हुआ है, विच इज़ वेरी रॉन्ग यार। अगर एक लड़का कम एज में इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ सकता है तो दैट इज ओके, है ना, वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि लड़के ने मेहनत की होगी, लेकिन लड़की को नहीं देख सकते यार लोग उस पोजीशन पे बैठे हुए। और लड़कियों से ऑर्डर लेना भी बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए, कि एक लड़की तुम्हें कैसे बता रही है कि तुम जो ये कर रहे हो वो गलत है, हाँ, या तुम्हें ऐसे करना चाहिए वो, कि अब हम औरतों की सुनने लग जाएंगे क्या, अब औरत को ही हमें बताएगी कि क्या करना है। तो ये चीज़ तो होती है यार। और अगेन कि कैसे कंडीशन की जाए यार कि चीज़ें सही हों। ऑल्दो मेरे को ऐसा भी लगता है कि अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करें और हम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो देखें, उसमें भी वो न्यूज़ चैनल्स चाहे प्रॉब्लमेटिक अनप्रॉब्लमेटिक हो, बट जिनकी फीमेल बॉसेस हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वही लीडरशिप स्किल्स जो औरतों के पास है वो मर्दों के पास नहीं है। और बात ये भी है ना कि वो जहाँ पे भी आप अपनी टीम को, मुझे लगता है कि वो वाला एटमॉस्फेयर मिल रहा है ना कि येस आई कैन से एनीथिंग, और मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ मेल बॉस होंगे ना वहाँ पे ये बहुत कम होगा। तो इसीलिए टीम अच्छे से मैनेज ही वहाँ पे हो पाएगी जहाँ पे मैनेजर। और ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनका फीमेल बॉसेस के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ एक्स कॉलीग्स थे, उनका ये कहना था, बट अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, कि वो सारे लड़के थे जिन्होंने ये कहा है कि हमारा फीमेल बॉसेस के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और अगेन उनके अजम्पशंस भी बीच में आ जाते थे कि उसके तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये होते रहते हैं।
बट हाँ मतलब मोस्टली तो यही मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि फीमेल बॉसेस आर द बेस्ट। मेरा भी यही कहता है, मेरा आज तक कोई मेल बॉस नहीं और टच वुड आई डोंट वांट So lucky. मेल बॉस। बट आप लोग हमें बताओ कि क्या औरतों के और मर्दों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं एट वर्क प्लेस, वो अलग हैं? और अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है या फील करा है, उसको कमेंट सेक्शन में डालो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।